हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम NCERT क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 2 किंग्स, फार्मर्स और टाउन्स पूरा कवर करने वाले हैं। ये चैप्टर 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक की इंडियन हिस्ट्री की कहानी है, यानी 2600 साल पहले से 1400 साल पहले तक। उस टाइम इंडिया में राजा, किसान और टाउन बड़े बड़े चेंजेस ला रहे थे। हम इसे देसी स्टाइल में बिल्कुल आसान हिंदी में समझाएंगे। हर मुश्किल वर्ड जैसे महाजनपद, इंस्क्रिप्शन, धम्मा, समंत को इतना सिंपल एक्सप्लेन करेंगे कि तुम सब आसानी से समझ जाओ। चैप्टर का एक भी कोना नहीं छोड़ेंगे और थोड़ा मजा भी डालेंगे ताकि पढ़ाई बोरिंग ना लगे। शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि ऐसी एनिमेटेड वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम और पैसा लगता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहें। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले सीन सेट करते हैं। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी वो टाइम था जब हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी वो पुरानी इंडस वैली की सिटीज जैसे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा खत्म हो चुकी थी। लोग इंडस नदी और उसकी छोटी नदियों जैसे सतलज, रावी के आसपास रहते थे। ऋग्वेद यानी हिंदू रिलीजन का सबसे पुराना टेक्स्ट जिसमें गॉड्स की प्रेयर और सोसाइटी की कुछ डिटेल्स हैं, इसी टाइम लिखा गया। नॉर्थ इंडिया, दक्कन यानी साउथ इंडिया का मिडिल पार्ट और कर्नाटक में खेती वाले गांव शुरू हुए। साउथ में कुछ लोग पशुचारक थे जो गाय, भैंस या बकरी चराते थे। सेंट्रल और साउथ इंडिया जैसे तमिलनाडु, केरल में मेगालिथ्स बने। मेगालिथ्स का मतलब है बड़े बड़े पत्थरों से बनी कब्रें जहां लोगों को आयरन टूल्स जैसे कुल्हाड़ी और हथियार जैसे तलवार या भाला के साथ दफनाया जाता था। ये मेगालिथ्स आज भी साउथ में मिलते हैं जैसे आदिचनल लूर में। अगर बोर्ड एग्जाम में सवाल आए तो मेगालिथ्स का नाम और आयरन टूल्स और हथियारों के साथ दफन लिखना, क्योंकि ये साउथ इंडिया की अर्ली सोसाइटी का बड़ा प्रूफ है। अब 6ठी सदी BC की बात करते हैं। ये इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहीं से बड़े बड़े चेंजेस शुरू हुए। छोटे छोटे रीजनल गवर्नमेंट्स यानी स्टेट्स, बड़ी बड़ी सल्तनतें यानी एम्पायर्स और राजाओं के रूल वाले एरियाज यानी किंगडम्स उभरे। खेती का सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड हुआ, यानी लोग अब प्लानिंग से खेती करने लगे। सही टूल्स जैसे लोहे का हल और इरिगेशन यानी पानी की व्यवस्था का यूज होने लगा। नए नए शहर बनने लगे जैसे पाटलिपुत्र, उज्जैनी। हिस्टोरियंस इन चेंजेस को समझने के लिए शिलालेख यानी इंस्क्रिप्शंस, पुराने टेक्स्ट, सिक्के यानी कॉइन्स और स्कल्पचर्स यानी मूर्तियां यूज करते हैं। इंस्क्रिप्शंस का मतलब है पत्थर, मेटल या मिट्टी के बर्तनों पर लिखे पुराने रिकॉर्ड्स। जैसे सांची, मध्य प्रदेश में 2री सदी BCE की एक इंस्क्रिप्शन मिली जो बुद्धिस्ट स्तूप से थी। ये इंस्क्रिप्शंस राजाओं के अचीवमेंट्स जैसे वॉर जीतना या डोनेशंस यानी मंदिरों, मठों को गिफ्ट्स देना बताती थी। लेकिन ये पूरी स्टोरी नहीं बताते, क्योंकि इनमें आम लोगों जैसे किसान, मजदूर की लाइफ की डिटेल्स मिसिंग हैं। ऐसे समझो ये इंस्क्रिप्शंस पुराने व्हाट्सएप मैसेज जैसे हैं, लेकिन आधा टेक्स्ट मिसिंग और बिना इमोजी के। इंस्क्रिप्शंस की बात चली तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इंस्क्रिप्शंस का स्टडी करना एपिग्राफी कहलाता है। 1830 में जेम्स प्रिंसेप, एक ब्रिटिश ऑफिसर, ने ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट्स डिकोड की। ब्राह्मी का मतलब है वो राइटिंग स्टाइल जो आज की हिंदी, बंगाली, तमिल स्क्रिप्ट्स की बेस है। खरोष्ठी वो स्क्रिप्ट थी जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान में यूज होती थी। ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी जैसे उर्दू। प्रिंसेप ने बंगाली देवनागरी स्क्रिप्ट्स से ब्राह्मी को कंपेयर करके डिकोड किया। खरोष्ठी को इंडो ग्रीक कॉइन्स जैसे मेनेंडर के सिक्कों से समझा, क्योंकि उनमें ग्रीक और खरोष्ठी दोनों में नेम्स थे। प्रिंसेप को पता चला कि कई इंस्क्रिप्शंस में पियदस्सी नाम का राजा था, जिसका मतलब है देखने में अच्छा। बाद में कंफर्म हुआ कि ये अशोक था, मौर्य एम्पायर का फेमस किंग। ये इंस्क्रिप्शंस 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनने के बाद स्टडी होने लगी और 1838 में प्रिंसेप की डिकोडिंग ने सब कुछ बदल दिया। अगर एग्जाम में इंस्क्रिप्शंस पर सवाल आए तो जेम्स प्रिंसेप 1838 ब्राह्मी खरोष्ठी लिखना, ये 2 मार्क्स का फिक्स जवाब है। अब 6ठी सदी ईसा पूर्व की पॉलिटिकल स्टोरी। इस टाइम 16 महाजनपद थे। महाजनपद का मतलब है बड़े बड़े रीजनल स्टेट्स जो आज के छोटे किंगडम्स जैसे थे। इनके नाम थे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, कंबोज, वत्स, चेदी, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अंग, मल्ल और वृज्जी। इनका जिक्र बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स जैसे अंगुत्तर निकाय और जैन टेक्स्ट्स जैसे भगवती सूत्र में मिलता है। ज्यादातर महाजनपद में किंग्स रूल करते थे, लेकिन कुछ जैसे वज्जी गण या संघ थे। गण या संघ का मतलब है ऐसा सिस्टम जहां पावर एक किंग के पास नहीं बल्कि कई लीडर्स में बंटी होती थी। ये आज की डेमोक्रेसी का पुराना वर्जन था जहां ग्रुप डिसीजन लेता था। हर महाजनपद की एक फोर्टिफाइड कैपिटल थी। फोर्टिफाइड का मतलब
मतलब है ऐसा शहर जिसके चारों तरफ मजबूत दीवारें हों, जैसे किला जो दुश्मनों से प्रोटेक्शन देता था। मिसाल के तौर पर मगध की कैपिटल थी राजगृह यानी आज का राजगीर बिहार, कौशल की थी श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, अवंती की थी उज्जैनी मध्य प्रदेश। महाजनपद अपनी इनकम टैक्स और ट्रिब्यूट से कमाते थे। ट्रिब्यूट का मतलब है गांव वालों से जबरदस्ती लिया गया सामान, जैसे अनाज, फल या जानवर। बड़ी डिडीहौसी स्टेट्स पर रेड्स यानी अटैक भी उनके लिए वेल्थ का सोर्स थे। कुछ महाजनपद में स्टैंडिंग आर्मी थी यानी फुल टाइम सोल्जर्स जो हमेशा तैयार रहते थे। बाकी जगह पेजेंट्स यानी किसानों को मिलिशिया यानी टेम्पररी आर्मी में भर्ती करते थे जो वॉर टाइम में फाइट करते थे। ऐसे समझो ये महाजनपद की आर्मी आज के कॉलेज फेस्ट के वॉलंटियर्स जैसे थी, कुछ फुल टाइम कुछ पार्ट टाइम। इन सब में मगध नंबर 1 था। क्यों? पहला, वहाँ गंगा वैली की फर्टाइल लैंड थी यानी खेती के लिए बेस्ट जमीन। दूसरा, झारखंड में आयरन माइंस थे जो टूल्स जैसे हल और हथियार जैसे तलवार बनाने में यूज होते थे। तीसरा, गंगा नदी से सस्ता ट्रांसपोर्ट मिलता था क्योंकि बोट से सामान ले जाना आसान और सस्ता था। चौथा, स्मार्ट किंग्स और उनके मिनिस्टर्स। बिंबिसार जो 558 से 491 ईसा पूर्व तक रहा, उसने कनेक्शंस बनाए, जैसे कौशल की प्रिंसेस से शादी की। अजात शत्रु जो 491 से 409.59 ईसा पूर्व तक रहा, ने वज्र को हराया। महापद्म नंद ने 4वीं सदी ईसा पूर्व में नंद डायनेस्टी शुरू की और कई महाजनपद को कंट्रोल किया। मगध की कैपिटल पहले राजगृह थी, फिर 4वीं सदी BCE में पाटलिपुत्र बनी यानी आज का पटना। पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के जंक्शन पर था जो इसे स्ट्रेटेजिक बनाता था। अगर मगध पर सवाल आए तो 4 चीजें लिखना: फर्टाइल लैंड, आयरन माइंस, गंगा और स्मार्ट किंग्स। ये 5 मार्क्स का फुल जवाब है। मगध की ग्रोथ का पीक था मौर्य एम्पायर जो 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरू किया। चंद्रगुप्त ने नंद डायनेस्टी को हराया और नॉर्थ वेस्ट में सिल्यूसिड्स यानी अलेक्जेंडर के सक्सेसर्स से टेरिटरी ली। अलेक्जेंडर का इन्वेजन 327 से 325 ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन वो इंडिया में ज्यादा अंदर नहीं आया। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार जो 297 से 272 ईसा पूर्व तक रहा, ने एम्पायर को मेंटेन किया और साउथ इंडिया जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में कुछ टेरिटरी जोड़ी। अशोक जो चंद्रगुप्त का पोता था और 272 से 231 ईसा पूर्व तक रहा, ने मौर्य एम्पायर को पीक पर पहुंचाया। उसका रूल अफगानिस्तान से कलिंग यानी आज का ओडिशा तक फैला। मौर्य हिस्ट्री को समझने के लिए हिस्टोरियंस ने कई सोर्सेज यूज किए। सबसे बड़ा सोर्स है अशोक की इंस्क्रिप्शंस जो रॉक और पिलर्स पर लिखी थी, जैसे मेजर रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स। मेगस्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर ने चंद्रगुप्त के कोर्ट की डिटेल्स लिखी, जैसे आर्मी, ऑफिसर्स और पाटलिपुत्र की सिटी प्लानिंग, लेकिन उसका टेक्स्ट फ्रैगमेंट्स में है तो पूरी डिटेल नहीं मिलती। वो ग्रीक पर्सपेक्टिव से लिखता था तो थोड़ा बायस भी था। ऐसे समझो मेगस्थनीज को पाटलिपुत्र इतना पसंद था कि उसने लिखा ये ग्रीस से भी बड़ा है। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य या चाणक्य ने लिखा, में गवर्नमेंट, मिलिट्री और इकोनॉमिक सिस्टम की डिटेल्स हैं। ये इंडियन पर्सपेक्टिव देता है, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि इसे बाद में एडिट किया गया। बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स जैसे त्रिपिटक और दीपवंश में अशोक का रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन ये बुद्धिस्ट बायस्ड हैं। जैन टेक्स्ट्स जैसे परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त का जैनिज्म अपनाने का जिक्र है। पौराणिक लिटरेचर जैसे विष्णु पुराण में मौर्य डायनेस्टी की कुछ डिटेल्स हैं। स्कल्पचर्स भी बढ़ा प्रूफ हैं, जैसे लायन कैपिटल जो सारनाथ से मिला। ये एक स्टोन पिलर है जिसके टॉप पर 4 शेर हैं, नीचे बेल कैपिटल, लॉर्ड्स और एनिमल्स जैसे हॉर्स, बुल, एलिफेंट का रिलीफ है। ये अशोक की पावर और बुद्धिस्ट सिंबोलिज्म दिखाता है और आज इंडिया का नेशनल एम्बलम है। टेक्स्ट बुक में इसे फिगर 2.5 में देख सकते हो। अशोक पहले रूलर थे जिन्होंने स्टोन पर मैसेजेस लिखवाए। इनमें धम्मा की बात थी। धम्मा का मतलब है अशोक का रूलिंग प्रिंसिपल, जिसमें बुजुर्गों का रेस्पेक्ट, ब्राह्मणों और साधुओं को दान देना, स्लेव्स और सर्वेंट्स के साथ अच्छा बिहेवियर और दूसरे रिलीजन्स जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म का रेस्पेक्ट शामिल था। अशोक का टर्निंग पॉइंट था कलिंग वॉर जो 261 ईसा पूर्व में हुआ। इस वॉर में 1,50,000 लोग डिपोर्ट हुए, 1 लाख मरे और ढेर सारे घायल हुए। अशोक ने इसके बाद रिमोर्स यानी पछतावा दिखाया। टेक्स्ट बुक में सोर्स 11, रॉक एडिक्ट 13 में इसका जिक्र है। अशोक ने धम्मा को फॉलो करने और वॉर छोड़ देने का कमिटमेंट किया। अगर धम्मा पर सवाल आए तो 4 चीजें लिखना: रेस्पेक्ट, दान, अच्छा बिहेवियर और रिलीजियस टॉलरेंस। कलिंग वॉर का जिक्र जरूर डालना क्योंकि ये अशोक के ट्रांसफॉर्मेशन का रीजन था। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन सुपर ऑर्गेनाइज था। उनके 5 मेन सेंटर्स थे। पाटलिपुत्र उनकी कैपिटल थी जो गंगा और सोन नदियों के जंक्शन पर थी। तक्षशिला नॉर्थ वेस्ट में थी जहां ट्रेड रूट्स थे। उज्जैनी सेंट्रल इंडिया में थी, लैंड रूट्स के लिए इंपॉर्टेंट। तुसाली ईस्ट में थी, कलिंग के पास। सुवर्णगिरी साउथ में थी जहां कर्नाटक के गोल्ड माइंस थे। उनकी आर्मी में 6 सब कमेटीज थी, जैसा मेगस्थनीज ने लिखा। पहली नेवी वाटर बेस्ड ऑपरेशंस के लिए थी जो ट्रांसपोर्ट सप्लाई मैनेज करती था। दूसरा इन्फेंट्री जिसमें पैदल सोल्जर्स थे। तीसरा कैवलरी जिसमें
घुड्डासवार थे। चौथा, रथ यानी वॉर चैरियट्स और हाथी जो जंगली थे और वॉर में यूज होते थे। अर्थशास्त्र में एलिफेंट कैप्चरिंग की डिटेल्स हैं, जैसे फीमेल एलिफेंट्स का यूज करके जंगली हाथियों को पकड़ डीडीएचना। अशोक ने धम्म में महामात यानी स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए जो धर्म का मैसेज पीपल तक ले जाते थे। ऑफिसर्स रिवर मैनेजमेंट, लैंड मेजरमेंट और टैक्स कलेक्शन भी करते थे। अशोक ने प्रतिवेदक यानी रिपोर्टर्स को ऑन ऑर्डर दिया कि वो हर टाइम, चाहे वो खाना खा रहा हो, बेडरूम में हो या गार्डन में, जनता की प्रॉब्लम्स की खबर दें। ये टेक्स्ट बुक में सोर्स 10, रॉक एडिक्ट 6 में है। ये सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल दिखाता है। ऐसे समझो अशोक के प्रतिवेदक आज के न्यूज रिपोर्टर्स जैसे थे, बस बिना माइक और कैमरा के। मौर्य एम्पायर 150 ईसा पूर्व में खत्म हुई जब आखिरी किंग बृहद्रथ को उसके जनरल पुष्यमित्र शुंग ने मारा। इसके बाद नए किंगडम्स आए। साउथ में चोल, चेहरा और पांड्य जो तमिलकम यानी आज के तमिलनाडु, केरल और आंध्र के पार्ट्स में रूल करते थे। ये स्टेबल और अमीर थे। उनके चीफ्स यानी लोकल लीडर्स गिफ्ट्स लेते थे, जैसे हनी, स्पाइसेस, आइवरी, पर्ल्स, सिल्क और एनिमल्स। मिसाल के तौर पर एलिफेंट्स, पैरट्स। सिलप्पदिकारम एक तमिल एपिक। मेन पांड्य चीफ सेंगुत्तुवन को मिले गिफ्ट्स का जिक्र है। ये गिफ्ट्स ट्रिब्यूट की तरह थे, टैक्स नहीं। सातवाहन दक्कन में थे। उनकी कैपिटल थी प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र। वो सी ट्रेड से पैसे कमाते थे। उनके कॉइन्स में शिप्स की इमेजेस थी। शक नॉर्थ वेस्ट में थे। वो भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से अमीर थे। कुषाण सेंट्रल एशिया से आए और पहली सदी सी में उनका पीक था। उनका फेमस किंग था कनिष्क जो 127 से 150 ईस्वी तक रहा। कुषाण ने खुद को गॉड जैसे दिखाया। उन्होंने देवपुत्र टाइटल यूज किया जिसका मतलब है गॉड का बेटा। उनके कॉइन्स जो टेक्स्ट बुक में फिगर 2.4 में है, में कनिष्क का फेस और गॉड्स जैसे शिव, बुद्धा या ग्रीक डीटीज की इमेजेस थी। मथुरा और अफगानिस्तान में उनके स्कल्पचर्स में भी डीटीज कनेक्शन दिखता है। गुप्त एम्पायर 320 ईस्वी में शुरू हुआ नॉर्थ इंडिया में। समुद्रगुप्त जो 335 से 375 सी तक रहा का प्रयाग प्रशस्ति यानी एक प्रशंसा वाला इंस्क्रिप्शन उसे पुरुषा, कुबेर, वरुण जैसे गॉड्स के बराबर दिखाता है। ये इलाहाबाद के अशोक पिलर पर लिखा है। रुद्रदमन एक शक रूलर ने 150 ईस्वी में गिरनार इंस्क्रिप्शन में बताया कि उसने सुदर्शन लेक यानी एक आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वायर को अपने पैसे से रिपेयर किया बिना पीपल पर टैक्स डाले। गुप्त टाइम में समंत सिस्टम आया। समंत का मतलब है लोकल लैंड कंट्रोलर्स जो किंग्स को मिलिट्री और ट्रिब्यूट सपोर्ट देते थे। नॉर्थ और साउथ में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे। नॉर्थ में जैसे मगध, गुप्त सेंट्रलाइज्ड एम्पायर्स थे जहां किंग्स डायरेक्ट कंट्रोल करते थे। साउथ में जैसे तमिलकम, चीफ्स और स्मॉल किंगडम्स थे जो गिफ्ट्स और ट्रेड पर डिपेंड करते थे। नॉर्थ में टैक्स सिस्टम स्ट्रॉन्ग था। साउथ में गिफ्ट्स और ट्रिब्यूट कॉमन थे। नॉर्थ में लैंड ग्रांट्स ब्राह्मणों को दिए जाते थे। साउथ में वेलालर यानी लोकल लैंड ओनर्स को। अब इकोनॉमिक चेंजेस की बात। एग्रीकल्चर में बड़े चेंजेस आए। 6ठी सदी बीसी से गंगा और कावेरी वैली में आयरन टिप्ड प्लाव यानी लोहे वाला हल यूज हुआ। ये हार्ड सॉइल को तोड़ने में हेल्प करता था। पैडी यानी धान के लिए ट्रांसप्लांटेशन शुरू हुआ। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है पौधों को पहले एक जगह उगाकर फिर वाटरलॉग्ड फील्ड्स में शिफ्ट करना। इससे प्रोडक्शन बढ़ा। इरिगेशन यानी पानी की व्यवस्था के लिए वेल्स, टैंक्स और कैनल्स बने। मिसाल के तौर पर सुदर्शन लेक जिसे चंद्रगुप्त ने बनवाया और रुद्रदमन ने रिपेयर किया। लेकिन प्रोडक्शन का फायदा सबको बराबर नहीं मिला। रूरल सोसाइटी में डिफरेंसेस थे। गृहपति यानी बड़े लैंड होल्डर्स जमीन और रिसोर्सेज कंट्रोल करते थे। साउथ में वेलालर यानी लैंड ओनर्स, उजहवर यानी प्लाउमैन और आदिमई यानी स्लेव्स थे। लैंडलेस लेबरर्स यानी बिना जमीन वाले मजदूर भी थे जो गृहपति के लिए काम करते थे। ऐसे समझो गृहपति उस टाइम के बड़े जमींदार जैसे थे और पेजेंट्स आज के फ्रीलांसर्स जैसे जो बॉस के लिए काम करते थे। प्रभवती गुप्ता एक गुप्त क्वीन ने दंगुना विलेज ब्राह्मण को डोनेट किया। ये लैंड ग्रांट अग्रहार था यानी टैक्स फ्री लैंड। मनुस्मृति एक लीगल टेक्स्ट में लैंड डिस्प्यूट्स के लिए बाउंड्री मार्कर्स जैसे पत्थर, हड्डियां की बात है। हर्षचरिता हर्षवर्धन की बायोग्राफी में विंध्यास के विलेज लाइफ का डिस्क्रिप्शन है जहां लोग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे फूल, शहद बेचते थे। गंडतिंदु जाता का एक बुद्धिस्ट स्टोरी में हाई टैक्स और रॉबर्स से पेजेंट्स के जंगल भागने की बात है। टाउन्स 6ठी सदी ईसा पूर्व से उभरे। पाटलिपुत्र गंगा रिवर रूट पर था। उज्जैनी लैंड रूट पर, पुहारसी रूट पर तमिलनाडु। मथुरा कमर्शियल, कल्चरल और पॉलिटिकल सेंटर था। क्राफ्ट प्रोडक्शन में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यानी चमकदार मिट्टी के बर्तन बने जो रिच लोगों के लिए थे। गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, ग्लास से ज्वेलरी, टूल्स और फिगरेंस यानी छोटी मूर्तियां बनी। कोडुमनल तमिलनाडु में बीड मेकिंग इंडस्ट्री थी जहां कार्नेलियन और क्वार्ट्ज बीड्स बनते थे। गिल्ड्स यानी क्राफ्ट्समैन और मर्चेंट्स की यूनियंस प्रोडक्शन और मार्केटिंग कंट्रोल करती थी। मसत्तुवन और सेट्ठी यानी रिच मर्चेंट्स ट्रेड में बड़ा रोल प्ले करते थे। वोटिव इंस्क्रिप्शंस यानी रिलीजियस डोनेशंस के रिकॉर्ड्स मेन डोनर्स जैसे गोल्डस्मिथ्स, वीवर्स के नाम और ऑक्यूपेशंस मिलते
मिलते हैं। ट्रेड रूट्स सेंट्रल एशिया, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया तक गए। पेपर, टेक्सटाइल्स, पर्ल्स, डायमंड्स, मेडिसिनल प्लांट्स ट्रेड हुए। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, एक ग्रीक टेक्स्ट में मालाबार कॉस्ट के ट्रेड गुड्स जैसे पेपर, पर्ल्स, सिल्क का जिक्र है। अगर ट्रेड पर सवाल आए तो पेरिप्लस और कॉइन्स का जिक्र जरूर डालना। कॉइन्स भी सुपर इंपॉर्टेंट थे। पंच मार्क्ड कॉइन्स यानी सिल्वर और कॉपर के सिक्के 6ठी सदी बीसी से आए। इन पर ज्योमेट्रिक सिंबल्स पंच किए जाते थे। कुषाण ने गोल्ड कॉइन्स इश्यू किए जो रोमन और पार्थियन कॉइन्स जैसे थे। कनिष्क के कॉइन्स में उसका फेस और गॉड्स जैसे शिव, बुद्धा या ग्रीक डीटीज की इमेजेस थी। गुप्त कॉइन्स हाई प्योरिटी के थे और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में यूज हुए। 6ठी सदी सी से गोल्ड कॉइन्स कम मिलते हैं, शायद क्योंकि रोमन ट्रेड कम हुआ। न्यूमिस्मैटिक्स यानी कॉइन्स का स्टडी से ट्रेड नेटवर्क्स और इकोनॉमिक ट्रेंड्स का पता चलता है। इंस्क्रिप्शन से ढेर सारी इन्फो मिलती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। पत्थर खराब होने से लेटर्स मिसिंग हो सकते हैं। कुछ वर्ड्स लोकल या स्पेसिफिक होते हैं जिनका मीनिंग समझना मुश्किल है। इंस्क्रिप्शंस किंग्स और एलिट्स का पर्सपेक्टिव दिखाती हैं, ऑर्डिनरी पीपल का नहीं। रूटीन लाइफ जैसे खेती की डेली प्रैक्टिसेस का जिक्र नहीं होता। ज्यादातर लोग प्राकृत यानी उस टाइम की कॉमन लैंग्वेज नहीं पारज पाते थे, तो मैसेज लिमिटेड ऑडियंस तक पहुंचता था। अगर इंस्क्रिप्शंस की लिमिटेशंस पर सवाल आए तो 5 चीजें लिखना: डैमेज लेटर्स, मीनिंग्स का कंफ्यूजन, बायस, लिमिटेड स्कोप और लिमिटेड लिटरेसी। ये शॉर्ट नोट्स के लिए परफेक्ट है। टाइमलाइन से चेंजेस का ओवरव्यू मिलता है। 600 से 500 ईसा पूर्व में पैडी ट्रांसप्लांटेशन और टाउन शुरू हुए। 500 से 400 ईसा पूर्व में मगध पावरफुल हुआ। 337 से 325 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने मौर्य एम्पायर शुरू किया। 297 से 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार का रूल था। 231 ईसा पूर्व में अशोक का रूल। 261 ईसा पूर्व में कलिंग वॉर हुई। 185 ईसा पूर्व में मौर्य एम्पायर खत्म हुई। 200 से 100 ईसा पूर्व में साउथ में चोल, चेहरा, पांड्य और दक्कन में सातवाहन आए। 127 से 150 ईस्वी में कनिष्क का पीक था। 320 ईस्वी में गुप्त एम्पायर शुरू हुआ। एपिग्राफी की टाइमलाइन में 1884 में एशियाटिक सोसाइटी बनी। 1838 में प्रिंसेप ने ब्राह्मी डिकोड की। 1862 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बूस्ट दिया। तो दोस्तों ये था पूरा चैप्टर। पॉलिटिकल प्रोसेसेस जैसे महाजनपद से मौर्य और फिर गुप्त, और इकोनॉमिक प्रोसेसेस जैसे एग्रीकल्चर, टाउन, ट्रेड डेवलप हुए। इंस्क्रिप्शंस ने ढेर सारी इंफॉर्मेशन दी, लेकिन ऑर्डिनरी पीपल की स्टोरी मिसिंग है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछो। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।